अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत टनाटन चल रही होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो आइए, हमने लास्ट क्लास तक हमने फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू बेस थे 1 मार्कर के वो कर लिए थे। आज हम इस गेस्ट पेपर को, सैंपल पेपर को आगे लेके चलते हैं। और आपको पता है 17 से लेकर जो 20 तक जो नंबरिंग है क्वेश्चन की वो आपकी 3 मार्कर है, मतलब 17, 18, 19, 20 ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो चलिए आज इन 3 मार्कर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पेपर आपके पास ऑलरेडी है, उसका पीडीएफ है। तो ये रहा स्क्रीन पर आपके पेपर। क्वेश्चन नंबर 17, Ratan and Mukesh were partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. The firm was dissolved and the following item are given in the balance sheet. डिसोल्यूशन का सवाल है और आपको बैलेंस शीट के अंदर ये आइटम गिवंस है। फर्नीचर है, क्रेडिटर है, P&L का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, WCR है। और नीचे लिखा है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, गिव एंट्रीज। गिव एंट्री का मतलब है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। और ये आपको आइटम में बैलेंस शीट की दी गई है। अभी तक आपने सवाल किए कि आपको एक ट्रांजैक्शन दे रखी थी और उसमें यह बोला गया था कि आपने जो ये एसेट्स और लायबिलिटी हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। पहली 2 लाइन में ये लिखा होता था। ये सवाल एक डिफरेंट टाइप का है और इसमें आपको जर्नल एंट्रियां बनानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज जो मुझे दे रखी है ये पहले मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो आपको पता है पहला रूल क्या है, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू है। एंड द रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, और सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आप ट्रांसफर करेंगे। तो मैं इस सवाल को देखता हूं। यहां पर मैं रूल नंबर 1 के हिसाब से चलता हूं। ऑल एसेट, एसेट में क्या है, फर्नीचर है और कुछ नहीं है। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, आप लिखेंगे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। आप जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट के कंप्लीट आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी। और आपको पता है फर्नीचर आपकी एसेट होती है, जब आप उसे ट्रांसफर करोगे तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कौन सा हो जाएगा, रियलाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको यह बताया कि डिसोल्यूशन के केस में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जीना मरना किसके साथ, रियलाइजेशन के साथ। तो पहली एंट्री बनी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और आपका फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, 60,000। तो आपकी पहली एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। और आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट फॉर्मेट बनाया जाए, जर्नल एंट्री में प्रॉपर नरेशन लिखी जाए। क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री में नरेशन नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनी के 25% नंबर एग्जामिनर काट लेता है। वो उसके पास उसका राइट है और वो काटेगा ही काटेगा। तो खासकर जो बच्चे अबव एवरेज अपने आप को मानते हैं और वो 80 और 80 के लिए अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो नरेशन एक वरदान की तरह होगी। अगर उन्होंने ये नरेशन नहीं लिखी तो उनका एक नंबर कटा ही कटा, तो आप 80 से 79 पर आ जाएंगे। फिर दोष मत देना कि सर मेरे पास तो टाइम भी बचा हुआ था, मैं नरेशन लिखना। और कई बच्चों की आदत होती है नरेशन बाद में लिखना। नहीं, अभी लिखो नरेशन, 7 साल लिखो। क्या लिखना था इसमें, खाली बीइंग, ज्यादा लंबी चौड़ी तो लिखनी नहीं है, बीइंग फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप खाली इतनी भी लिख देते ना कि बीइंग फर्नीचर ट्रांसफर, तब भी चलेगा, लिखा होना चाहिए नरेशन। आप ब्लैंक मत छोड़ना नरेशन को। अब दूसरी एंट्री, रूल नंबर 1 पूरा हो गया।
रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर ट्रांसफर करते हैं। एंट्री नंबर 2, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कई बार बच्चे गलती से इसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन दो अलग अलग तरह के अकाउंट है। रिवैल्यूएशन जो यूज होता है वो आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट में यूज होता है। डिसोल्यूशन में जीना मरना किसके साथ? रियलाइजेशन के साथ। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बुक वैल्यू थी आपकी 55,000। नरेशन लिखो, बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपकी दो एंट्रियां ये तो पूरी हो गई। अब उसके बाद आ जाइए, ये करने के बाद अब आपके पास बैलेंस शीट के अंदर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होंगे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो उसे राइट ऑफ करेंगे। पर एक बात याद रखनी है कि डिसोल्यूशन केस में गुडविल राइट ऑफ नहीं होती है, गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ये बात ध्यान रखना। आप जल्दबाजी में गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हो डिसोल्यूशन के केस में, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक वहां पर अलर्ट होकर पेपर करना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि P&L का डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या होगा? ये डेबिट बैलेंस दैट इज लॉस, ये पार्टनर में डेबिट होगा। पार्टनर के नाम क्या थे? रतन और मुकेश। तो एंट्री बनेगी रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आपकी 16,000 है, इस रेशियो में जाएगा 5:3 में। तो तीसरी एंट्री बनेगी, लीजिए मैं लिख रहा हूं तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री, पार्टनर के नाम थे रतन और मुकेश। थर्ड एंट्री इज रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बेटा 16,000 था, जो 5:3 की रेशो 8 का मतलब हो गया 2 पंजे 10,000 और 2 तिया 6,000। यहां नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर आपको देखो मैं कलर से वर्ड चेंज कर रहा हूं, लिखना है रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। क्योंकि जो और एडवर्टीजमेंट होगा वहां पे भी लिखोगे बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। और अगर आप जर्नल रिजर्व की बात करोगे तो वहां लिखोगे जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर। अब आ जाओ सवाल को पढ़ते हैं। ये भी हो गया, देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आ गया 8,000, इसे भी आप राइट ऑफ करोगे तो एंट्री होगी, चौथी एंट्री बनेगी रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है 5,000, 3,000, 8,000, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर। ये 4 एंट्री आपकी बन गई। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंगेंस्ट में ये देखिए कि कोई आपको लायबिलिटी तो नहीं दी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया है कि फर्नीचर वाज टेकन बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। तो यानी कि WCR के बारे में कोई क्लेम नहीं है, तो WCR क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आइए WCR कितना था? 24,000। तो मैं एंट्री लिखूंगा, और आपने वहां पर वो शॉर्टकट नहीं करना है, आपने WCR लिखना, आपने कंप्लीट लिखना है। अगर आप 80 नंबर लेना चाहते हो एग्जामिनर से तो आप लिखोगे, 5th एंट्री लिखोगे
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रतन कैपिटल अकाउंट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। और आपका वर्कमैन कंपनसेशन था 24,000, जो 5:3 की रेशियो में जाएगा, यानी कि 8 से डिवाइड होगा 3, 8 3, और ये हो गया 15,000, 9,000। और आप यहां लिखोगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनसेशन रिजर्व, वर्ड लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए आप वर्ड यूज करेंगे रिटर्न ऑफ, और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L के लिए वर्ड यूज करेंगे रिटर्न ऑफ। और अगर ये यहां पर एडमिशन का सवाल होता, या फिर रिटायरमेंट का सवाल होता, या चेंज इन PSR का सवाल होता, और वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू AS 26 आपको गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ती, तो वहां गुडविल को लिखते आप रिटर्न ऑफ। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अब आ जाइए सवाल पर, यह भी हो गया। अब आप देखिए, अब आपको पता है, आपको एक रूल बताया गया था कि अगर आपको एसेट आपने जो ट्रांसफर करी है वो अगर टेंजिबल नेचर की है, और वो एसेट के बारे में आपको रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप उसे बुक वैल्यू पर रियलाइज करेंगे। उसी तरह लायबिलिटी के बारे में अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप उसे बुक वैल्यू पर रियलाइज करेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया। पर अगर कोई एसेट ऐसी है जो कि इंटेंजिबल नेचर की है, वो आपने ट्रांसफर कर दी, पर उसकी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई है, रियलाइज वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। और दूसरा, आपको एक चीज और बार बार बता रहा हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम भी आप ट्रांसफर करेंगे, पर इसको जो ट्रीटमेंट मिला है वो कौन सा मिला है, इंटेंजिबल एसेट का। और ये चीजें आपको रियलाइज नहीं करनी है अगर आपको सवाल में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आइए, अब नीचे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी कि जो फर्नीचर है टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आपसे यहां पर, अब इसकी नो एंट्री पास होगी, तो आप एग्जामिनर को यह बताने के लिए कि मुझे पता है, तो यहां पर आप नो एंट्री लिख दीजिए, और यहां लिख दीजिए एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। क्योंकि मान लीजिए, ये तो चलो ये वाला सवाल था, मान लीजिए जर्नल एंट्री में जो आपको ट्रांजैक्शन नॉर्मली दी होती है, और वहां पर आपको ये वाला ट्रांजैक्शन आ गई कि एसेट जो है वो क्रेडिटर टेक ओवर कर गया फुल सेटलमेंट में, तो वहां पर आपको लिखना है नो एंट्री। नो एंट्री अगर आपने नहीं लिखी बेटा, और आपने खाली ब्लैंक अगर आपने जगह छोड़ दी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का बच्चों आपने बहुत ही ध्यान रखना है। तो चलिए, ये 3 मार्कर का सवाल मेरा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जब तक आप इसे नोट करिए। आइए, ये सवाल भी नोट हो गया है, तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। मोगली एंड टाइगर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। टाइगर डाइड, यानी कि डेथ का सवाल है। आपको मैंने बार बार ये बोलता रहूंगा कि डेथ के सवाल में और रिटायरमेंट के सवाल में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पार्टनर मरा है या कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। और डेथ के केस में 2 एडिशनल बातें आपने और देखनी है कि उस पार्टनर की डेथ कब हुई है, और आपका लास्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या था, आपका लास्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या था। तो एक बार सवाल को पढ़ते हैं। टाइगर डाइड ऑन 30 जून 2021 आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हिज कैपिटल अकाउंट शोड a debit balance of 28,000. His share of profit was calculated rupees 1,11,000. His executor was paid 20,000 through check, and the balance in 3 equal installment starting from 30 June 22 with interest 10% per annum on the unpaid amount. The firm books close 31st March every year prepare
टाइगर एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। देखिए बेसिकली आपने ये सवाल पढ़ लिया। बेसिकली ये सवाल है पार्टनर्स लोन के ऊपर, जो आपने बड़े अच्छे से कर रखा है। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखा गया है कि उसका जो कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था, तो यहां पर पहले आपको वर्किंग नोट में टाइगर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मुझे करना क्या है, हाँ, अब यहां पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपको जर्नल एंट्रीज पूछी गई है या लेजर पूछा गया है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट पूछा गया है। बेसिकली यहां पर जो एग्जामिनर का मोटिव है वो क्या है, आपसे पार्टनर लोन अकाउंट बनवाना, यानी कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले मेन हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे और वर्किंग नोट में हम पहले टाइगर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मेन आंसर में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सर ये तो 3 मार्कर क्वेश्चन लग भी नहीं रहा बेटा। अब एग्जामिनर की मर्जी है, आपने देखा कि आपने मैथ्स का पेपर भी दिया और आपको पता लग गया कि आप कितने पानी में हैं और आपको पेपर लेंथी लग रहा है, क्योंकि आपको लिखने की गंदी आदत, सर लिखने की गंदी आदत मत बोलो, लिखने की आदत ही नहीं है। आप क्या करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो, आप उसे हाथ से नहीं लिख रहे हो। और जब तक अपने हाथ से कागज काले नहीं करोगे तब तक आपका पेपर में जो 3 घंटे का पेपर है आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं। तो जितने आप कागज काले करेंगे एग्जामिनेशन से पहले, प्लीज बेटा सीए में जब आप करोगे तो वहां एक सब्जेक्ट आता है ऑडिट, प्लीज बेटा सवालों का ऑडिट मत करो, सवालों को हाथ से हल करो, सॉल्यूशन उसका अपने हैंड राइटिंग में कॉपी में चाहे रफ करो पर हाथ से लिखो, तभी आपको पता लगेगा कि आपको आता है या नहीं आता। तो मेरे को पहले यहां पे बनाना क्या है, टाइगर। मेन मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18, टाइगर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये मैंने टाइगर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लिया। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। अब उसके बाद मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगा टाइगर कैपिटल अकाउंट। इस टाइगर कैपिटल अकाउंट में मैं ज्यादा अपनी कॉलम ज्यादा नहीं क्रिएट करूंगा क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, और आपको देखो यहां पर एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, उसने आपको यहां पर डेबिट बैलेंस दे दिया। और अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको गंदी आदत है बाय बैलेंस बीडी लिखने की, और यहां पर क्या दे दिया है, डेबिट बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस बीडी। क्या दे दिया है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 28,000 रुपए। उसके बाद देखो एग्जामिनर ने यहां पे वर्ड क्या लिखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा लास्ट ईयर जो दिल्ली के पेपर में कई बच्चों के 100 में से जो 99 रह गए, वो इस स्टेटमेंट की वजह से रह गए। एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा था, पता नहीं आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई हुई थी और आपने क्या करा, इसके ऊपर भी उसका शेयर निकाल दिया और पीरियड को भी कंसीडर कर लिया। कई बार एग्जामिनर इतना आसान चीज आपके सामने दे देता है पर आप पता नहीं क्या वहां बुखला जाते हो, सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ओवर थिंकर कर जाते हो। तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज कैलकुलेट। कई बच्चे क्या करेंगे, 1,11,000 इंटू 3/12 इंटू 1/2। जिन बच्चों ने पिछले साल ये काम कर दिया और आपको हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा था, उनका बेटा वहां पर एक नंबर कट गया, तो उनके 99। ऐसे मेरे बेटा 3 स्टूडेंट थे। मैं तो जख्मी हूं, पर इस जख्म से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि प्लीज वो गलती जब हो गई अब ना कर पाओ। आपको सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको वहां हड़बड़ी नहीं मचानी है। तो यहां पर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री आपको पता है किसके थ्रू होती है। तो ये एंट्री खत्म हो गई। अब आपके कैपिटल अकाउंट में यहां क्या आ जाएगा, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए आ गए। हाँ जी सर बिल्कुल आ गए। अब उसके बाद हिज एग्जीक्यूटर वाज पेड 23,000 थ्रू चेक एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अब यहां पर आपने 23,000 रुपए आपने टाइगर के एग्जीक्यूटर को पे कर दिए। अब यहां पर तीसरी कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हो, मेरे कई बच्चे करते हैं और मैंने आपके लिए इसके लिए रील भी बनाई थी कि बेटा भूत को पेमेंट नहीं होती, तो अगर डेथ के केस में कोई पेमेंट जाएगी तो वो थ्रू एग्जीक्यूटर अकाउंट जाएगी, थ्रू कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगी। क्या आप अर्थी में पैसे रखोगे क्या कि ले भैया तेरी अर्थी जा रही है, ये ले 23,000 रुपए का बंडल मैंने तेरी अर्थी में रख दिया, भाई उसकी लीगल एयर्स को तो दोगे उसके हाथ में, तो उसके हाथ में दोगे तो उसके अकाउंट में जाएगी ना, वो तो बेचारा मर गया है वो, और आप पता नहीं उसको पेमेंट करते हो। मैं बार बार बोलते थक जाता हूं कि भूत को पेमेंट नहीं होती, भूत को पेमेंट नहीं होती, पर नहीं बेटा मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इन चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो हमारा जो मिशन 80-80 का जो सपना है वो बेटा डिफीट हो जाएगा। तो इन चीजों में खासकर डेथ के सवालों में कॉमन मिस्टेक्स बहुत होती है बच्चे की, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। तो यहां पर जो पेमेंट करी वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगी, बट अब यहां पर क्या होगा, मैं इसका बैलेंस निकालूंगा और ये जाएगा 2, अब इधर का ज्यादा हो गया तो ये बैलेंस फिगर क्या आ गई आपकी 2 टाइगर एग्जीक्यूटर अकाउंट, इधर का टोटल हो गया 1,11,000, इसमें 28 गए डेट इज 83। ये आपका वर्किंग नोट में एक अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट से मैं अब ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गई, इस अकाउंट से मैं टाइगर का एग्जीक्यूटर बनाऊंगा और उसकी इंटरेस्ट निकालूंगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। अब आया मेन पार्टनर लोन का सवाल। मैंने इससे पहले वाले पेज पे टाइगर का एग्जीक्यूटर बना दिया। अब यहां पर डेट लिखूंगा, डेट ऑफ डेथ 30 जून 2021, मैंने यहां लिखा 30 जून 2021 बाय, ये एंट्री कहां से आई है, टाइगर कैपिटल अकाउंट से। कितना आ गया 83। अब इस अकाउंट में बेटा मैं पेमेंट दूंगा, जो मैंने 23 की उसे पेमेंट दे दी है, 30 जून 2021 को मैंने उसको पेमेंट दे दी टू बैंक 23,000 रुपए। अब ये बताइए, अब मैं अगर ये बोलूं कि 83 में से 23 मैंने इमीडिएट दे दिए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया 60,000। अब सवाल को पढ़ते हैं हम। उसने बोला एंड द बैलेंस, बैलेंस जो हमारा कितना आया, जो मेरा बैलेंस आया 60,000। इधर देखिए जो मेरा बैलेंस है 60,000 इन द 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 3, यानी कि 20,000 रुपए की ईयरली प्रिंसिपल बनेगा। ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट देना है। यहां पर एग्जामिनर एक वर्ड लिख सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट, यहां पे इंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखा। 2 ही शब्द चलते हैं इंग्लिश के कि आपने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है या आपको अलोंग विद इंटरेस्ट देखा है। तो यहां पर अलोंग विद इंटरेस्ट लिखा है कि जो 20,000 प्रिंसिपल है उसके साथ आपने इंटरेस्ट भी देना है, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 30 जून 2022 से, 30 जून 2022 से। तो अब आप ये देखिए, आपने 30 जून 2022 से स्टार्ट किया है, बट आपने अकाउंट्स के अंदर 3 बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन पढ़ी है। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 एक्रूअल, और नंबर 3 आप बताएंगे कौन सी है। आपने 3 बेसिक फंडामेंटल बता दी, कंसिस्टेंसी, दूसरी एक्रूअल, तीसरी आप खुद ढूंढ के बताएंगे कि वो कौन सी थी। तो यहां पर मैं एक्रूअल को लेकर चलूंगा। एक्रूअल क्या कहता है कि इवेंट इनकर हो जाए, ये मैटर नहीं करता कि सेटल ट्रांजैक्शन सेटल हुई या नहीं हुई। तो यहां पर जब आपकी 31 मार्च को जब आपकी बुक्स बंद होंगी तो यहां पर आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका 60,000 आया, और यहां पर कितना आएगा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। और अगर मैं आपको ये कहता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन होता तो पार्टनरशिप एक्ट कितना कह रहा है, 5 + 1 6% आप लगाते, 6% आप लगाते। तो यहां पर उसने 10% दे रखा है, तो मैं 10% लगाऊंगा कितने महीने का, 60,000 का
10% इंटू 9 मंथ्स। ये कैलकुलेट किया, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है। एक बच्चों बेटा आप भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सर एक बच्चे ने बोला सर 4500 आ रहा है, लीजिए मैंने 4500 कर दिया। अब ये 4500 आ गया। अभी आपकी लोन की जो रीपेमेंट की डेट है वो 30 जून नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है। अब मैं अपना बैलेंस शीट निकालूंगा। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस सीडी। अब आप ये देखिए ये कितना आ जाएगा 64,500। मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स कंप्लीट हो गई। मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स कंप्लीट हो गई। 87,500 87,500 मैं नेक्स्ट ईयर में एंटर कर गया 1/4/22 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,500। अब 30 जून 2022 को मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 30 जून 2022 को मैं फिर इंटरेस्ट एक्रू करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने पे? बेटा आपका बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 60,000। मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो किया, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहा। एक बार सवाल आया कि एक बच्चे ने 64,500 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसको भी मार्किंग दी गई। मैं यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहा, मैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा हूं। द आउट 64,000 इंटू 10% इंटू 3/12। तो बताइए ये कितना आ गया? सर ये आ गया आपका 3 चौक 12, ये आ गया आपका 1500 रुपये। जरा चेक करो 1500 रुपये है कि नहीं है। हाँ जी सर, मुझे को मैसेज आ गया कि सर हाँ 1500 है। अब यहां पर 30 जून 22 को आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, 30 जून 22 को आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी। उसने बोला कि आपने क्या क्या दिया, 60,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि 20,000 प्लस इसके साथ आपने क्या दिया, टुगेदर विद इंटरेस्ट या अलोंग विद इंटरेस्ट, ये आपने दिया। तो और इंटरेस्ट कितना था? 4500 और 1500। ये आपने 4500 और 1500 आपने इसके साथ दिया। तो इसका मतलब आपके बैंक से कितने पैसे कम हो गए? आपके बैंक से 26,000 रुपए कम हो गए। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार आप देखिए इसे। हाँ जी सर समझ आ गया। अब इसके बाद फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, अब 31, अब अगली जो डेट आएगी वो 30 जून 2023 आएगी, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लाई कर रही है। पर यहां पर अब आप देखो कि यहां पर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना रह गया है। अब मेरा यहां पर 31/3/23 को जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूंगा। आपने 60 में से आपने क्या किया था, आपने 60 में से 20,000 का प्रिंसिपल आपने पे कर दिया। नाउ योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और कितने महीने का? 9 महीने का। 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सर आप ही कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मैं तो करूंगा ही करूंगा। ₹3,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। 3,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। और आपका यहां पर अभी 31/3/23 को आपका टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया। आपको देखो बेटा, आपको मैं अगर ट्रिक बताऊं तो आपको ये टोटल करने की जरूरत नहीं। आपका प्रिंसिपल कितना था? 60,000 था। इसमें खाली ये इंटरेस्ट जोड़ दो। नहीं सर 60,000 था, इसमें मैंने 20,000 पे कर दिए, तो प्रिंसिपल 40 रह गया जिस पे आपने इंटरेस्ट निकाला है। उसमें आपने 3,000 आपने और जोड़ा, तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट कितना आना चाहिए शॉर्टकट तरीके से? 43। आप करके देख लो, 43 आएगा आपका। आपका 43 आएगा, आपका टाइम बचेगा वहां पर। ओहो, ये टोटल हो गया आपका 6 और 3 9, 69। 2 साल का आपका अकाउंट बन गया। आइए आगे चलते हैं। 1/4/23 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000। फिर आप 30 जून को फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा?
40,000 का 10%, 3 महीने का, 3 चौक 12, ये आपका 1,000 रुपये आ गया। और उसके बाद 30 जून 23 को आप फिर एक एंट्री बनाएंगे टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपये प्रिंसिपल प्लस 3,000 रुपये एक इंटरेस्ट प्लस 1,000 रुपये एक इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 रुपये। देखिए आपका यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। आप चेक करिए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर यही आ रहा है। उसके बाद यही प्रोसेस हम आगे चलेंगे। अब 40,000 रुपये में से 20,000 और पे हो गया। अब आप 31/3/23 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रह गया, मेन आपका 40 था, 40 में 20 चला गया, अब कितना रह गया सर 20,000 रह गया। 20,000 का 10% 9 मंथ्स का, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपका 1,500 रुपये। ये चेक करो 1,500 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। प्लीज बेटा सभी बच्चे खुद अपने हाथ से चेक करेंगे कि 1,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर 1,500 आ गया। फिर एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 40,000 रुपये का आपका बैलेंस था मेन, 20,000 का हो गया तो रह गया 20,000। 20,000 में 1,500 रुपये का इंटरेस्ट और आ गया, तो यहाँ पर आपका टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा बेटा 31/3/24 को, सॉरी यहाँ डेट आएगी 31/3/24, 31/3/24 को आपका यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन 21,500 आ गया। ये भी आप जरा यहां तक नोट करिए। आइए, और ये टोटल हो गया मेरा, कितना हो जाएगा बेटा ये 0,0,5,5 45,500 45,500। आगे चलते हैं हम, क्योंकि मुझे जब तक ये अकाउंट बनाना है बेटा, जब तक मेरा लोन जीरो नहीं हो जाएगा। और आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली 3 इंस्टॉलमेंट चली गई है। अगला जाएगा 1/4/24 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,500। अब आपको जो इंटरेस्ट निकालना है बेटा, अब वो इस अमाउंट पे निकालना है या 20,000 पे निकालना है सर? 20,000 पे निकालना है। तो 20,000 का 30/6/24 को आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ्स, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, ये 2 जीरो से 500 रुपये हो गए। और अब यहाँ पर आप 30 जून 2024 को टू बैंक कितना कर देंगे, 20,000 प्लस 1,500 प्लस 500, ये 22,000 रुपये आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी। और देखिए उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो CD जीरो हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया टिल फाइनली पेड तक का। नोट करिए आप। चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका और वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। A partnership firm has provided the following information at the time of reconstitution. आपको कुछ सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10%, द सिमिलर बिजनेस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और उसका फार्मूला होता है गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर आप एक नई चीज देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखी है, कि यहां पर आपको प्रॉफिट तो 5 साल के दिए हुए हैं, ये तो आपने देखे हैं, पर यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको 1 2 3 4 5 साल की दी गई है। तो आपको कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना है, पहले मैं आपको लिखना सिखाता हूं। आप जब भी सवाल आएगा गुडविल का, तो आप कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज
फिर आप 3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर 3 लाइन छोड़ दीजिए और यहां लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू। अब यहां पर आप सवाल में देखिए, हमेशा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता था, पर यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 साल की। तो बेटा जो एक्चुअल में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो जो गुडविल भी निकाली, जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी, वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर निकाली जाएगी, ना कि इसके ऊपर, ना कि इस 26 लाख के ऊपर। यानी कि आपको जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है वो भी आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए मैं भी करता हूं, मैंने ये लाइन छोड़ दी, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं अपना वर्किंग नोट करूंगा। वर्किंग नोट में मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट लिया। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 250 प्लस 350, 2 और 3 5 6, 6 12 और 8 20, 20 और 1 21 और 9 30 लाख। 30 लाख डिवाइड बाई 5 डेट इज आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 6 लाख, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया 6 लाख। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखिए इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर कोई भी एबनॉर्मल लॉस की या एबनॉर्मल गेन की आइटम नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली एडजस्टेड प्रॉफिट डायरेक्टली ही ले लिया, मेरे को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बच्चों आप मुझे बताइए कि आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, प्लीज आप कैलकुलेट करिए। एक बच्चा कह रहा है सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है मेरा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है मेरा 82 लाख डिवाइड बाई 5। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 16,40,000, 16,40,000। तो अब आपको देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब मैं इस वैल्यू को कहां कहां पुट करूंगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 60,40,000, रेट ऑफ रिटर्न क्या था 10%, ये कितना आ गया 1,64,000, तो ये मैंने 164 यहां पुट कर दिया। और एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया था 6 लाख, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। बताइए सुपर प्रॉफिट बच्चों आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। सर 6 लाख में से अगर 164 माइनस करता हूं तो ये आ गया 4,36,000। अब देखिए इस 436 को मैंने यहां पुट कर दिया, और कितने नंबर ईयर परचेज निकालना था मुझे 2.5, तो मैंने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, आप खुद कैलकुलेट करिए और आप बताइए। इतनी तो हेल्प आप कर सकते हैं कि कैलकुलेशन मुझे बताएंगे कितनी आ रही है। सर इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 10,90,000। थैंक यू बेटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा कुछ काम तो कम करा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आपको क्लास के अंदर। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। जिसने ये आंसर नोट करना है बेटा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। विनोद लिमिटेड invited application for 5 lakh, sorry, विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000। आपको डिवेंचर के केस में सबसे ज्यादा जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती है, आपको ये देखना है कि डिवेंचर आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज दे रखे हैं या इन टर्म्स ऑफ नंबर दे रखे हैं। और अगर आपको डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिए होंगे तो बेटा वो उसकी फेस वैल्यू होगी, वो उसका इशू प्राइस नहीं होगा। तो आपने विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000, 9% डिवेंचर 100 इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। एप्लीकेशन फॉर 6,000 डिवेंचर वर रिसीव्ड प्रो राटा अलॉटमेंट मेड टू द ऑल द एप्लीकेंट। गिव एंट्री एज्यूमिंग द अंडरलाइन द वर्ड द होल अमाउंट is payable with application and the old balance of security premium account is 22,000 has appear in the company balance sheet। और आपको करनी है give necessary journal entry, necessary journal entry। एक बार सवाल को आप रीड करिए। अब देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ये वाला सवाल हो गया लमसम मेथड के ऊपर।
और लमसम में आपको प्रोराटा अगर आ गया तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ना टेबल बनाने की ज़रूरत है, कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर बशर्ते प्रोवाइडेड कि वो लमसम मेथड का होना चाहिए। तो लमसम मेथड में आपने ऑफर करे 5,000 और आपको एप्लीकेशन मिली है 6,000, यानी कि 1,000 डिवेंचर की एक्सेस एप्लीकेशन मिली है। और आपको एक एप्लीकेशन पे आपको डिस्काउंट कितना था, 6%, यानी कि 100 का डिवेंचर आपने 94 में दिया। तो 94 मल्टीप्लाई बाई 1,000 डिवेंचर को जो आपने है, द 94,000 इज योर रिफंड अमाउंट। और आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपके सामने कैसे कैलकुलेट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। और मुझे जर्नल एंट्री बनानी है। मैं पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं। इन द बुक्स ऑफ विनोद लिमिटेड, और आपको पता है मैं एक पिक्चर बनाता हूं। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100, 94, और रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये पार मानी जाएगी। और आपकी फेस वैल्यू, टोटल डिवेंचर कितने थे, 5,000। नए डिवेंचर कितने थे, 5,000। आइए अब हम आगे चलते हैं। आपको डिवेंचर कितने मिले हैं, अब मैं पहले जर्नल का फॉर्मेट बना दूं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। और आपको पता है लमसम के अंदर आपकी दो ही एंट्रियां बनती हैं। तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री बनने के बाद अगली एंट्री बनाएंगे। हाँ जी, चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। और आपको याद रखना है कि आपको 1,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन फालतू मिली है और उसको आपको 94 के हिसाब से आपको रिफंड करना है। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज डिवेंचर थे ये, 9%, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और आपको बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और आपको कितने डिवेंचर मिले हैं, आपको 6,000 डिवेंचर मिले हैं। इसको 94 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 6 नीम 54, 55 56, 56,40,000 रुपये। देखो चेक करो कि 56,40,000, नहीं सर 56,40 नहीं आएगा, 3 जीरो है, 5,64,000, 5,64,000 ये आपको मिल गए। हाँ सर मिल गए। उसके बाद दूसरी एंट्री बनेगी आपकी 9%। पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और आपने डिस्काउंट पे डिवेंचर दिया था, डिस्काउंट या लॉस ऑन, और मैं आपको बोलूंगा कि डिस्काउंट अलग लिखिए और पोरोड के लिए लॉस अलग लिखिए। डिस्काउंट मैं चलो अलग ही कर देता हूं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 5,64,000। आपने कितने डिवेंचर इशू किए थे, 5,000, तो डिस्काउंट पे कितना आ जाएगा आपका, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 6, 30,000 रुपये आपका
30,000 आपका डिस्काउंट में आ गया और 9% डिबेंचर में आपकी फेस वैल्यू आ गई, डेट इज 5 लाख, और आपने 94,000 आपने रिफंड करना है, 94 रिफंड कर दिया। तो देखिए आपकी टोटल डेबिट, आपका देखिए टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर आ गया। एंट्री को नोट करिए और यहां लिखिए बीइंग 9% डिबेंचर, ज़्यादा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, 9% डिबेंचर अलॉटेड। तो देखिए दूसरी एंट्री भी पास हो गई। अब यहां पर आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला गया है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला गया है, और आपके पास देखिए ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को जिस साल आप एक्चुअल में डिबेंचर इशू करते हैं उस साल इसे राइट ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट करते हैं आप सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है तो उससे करेंगे, और अगर नहीं है तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा और बाकी का किस पे चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो आपका जो डिस्काउंट था वो 30,000 था, और आपने सवाल को रीड करा कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर 22,000 रुपये बैलेंस था, तो इसका मतलब बाकी के जो 8,000 होंगे वो किससे राइट ऑफ होंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो आपकी थर्ड एंट्री बनेगी इसमें, थर्ड एंट्री बनेगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 22,000 रुपये था, ये वहां से यूज हो गए, 30,000 में से 22,000 चले गए तो 8,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और ये देखिए 30,000 आपको राइट ऑफ हो गया, और यहां लिखोगे बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो इसके साथ बेटा ये जो क्वेश्चन 3 मार्कर था इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले सवाल पे चलेंगे, और आप ये नोट करिए। आप आइए, अब आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा बच्चों, तो मैं अगले सवाल पे चलता हूं जो इसके और वाला चॉइस वाला था। विनोद लिमिटेड forfeited 10,000 shares of 10 each issue at a premium of ₹1 per share for non-payment of second and final 2 per share. Out of these 60% of the forfeit share were reissue at ₹7 as fully paid up. Necessary journal entry for forfeiture and reissue. देखिए ये सवाल तो आपके लिए बड़ा ही इजी सवाल है, पर फिर भी मैं करूंगा। आइए आप ये देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को हम। मैंने पहले पिक्चर बनाई 10+1 की, उसने बोला कि आपने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, आपने 2 रुपए मंगाए पर आपको नहीं मिले, इसका मतलब ये 10+1 है, इसका मतलब 10+1 है, और इसका मतलब ये क्या हो गया 8+1 आपने मंगाए और आपको मिल गए, आपने मंगाए और आप मिल गए। आप इसको वेरीफाई करिए, 8 और 1 9 और 2 11 रुपए, तो आपका कॉल्ड अप कितना हो गया सर? कॉल्ड अप हो गया 11 माइनस प्रीमियम 10 रुपए। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हो। तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए आपके साथ इसके साथ अटैच था, ये मिल गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। और आपको पैसे कितने रिसीव हुए सर? रिसीव हुए 9 रुपए, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का था, तो 8 रुपए रिसीव हो गए। और कॉल्स इन एरियर में कितने आ गए? कॉल्स इन एरियर में आ गए आपके 2 रुपए। तो देखिए आपका टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हो गया। अब आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आपने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, तो चलो मैं जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं। इन द बुक्स ऑफ विनोद लिमिटेड जर्नल
डेट, particulars, LF, debit in rupees, credit in rupees, first entry, share capital account debit, to share forfeiture account, to calls in arrear. आपने कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए? 10,000, और कॉल्ड अप था आपका 10 रुपए, तो कितना हो गया? 1,00,000। और आप देखिए आपको रिसीव कितने में? 8,000, तो ये हो गया 80,000। और जो पैसे आपको नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर में आ गया। नरेशन लिखो, बीइंग शेयर फॉरफिट बाय द कंपनी। उसके बाद आपने इसमें से 60% शेयर रीइशू कर दिए, यानी कि 10,000 का 60% हो गया आपका, 10,000 का 60% हो गया बेटा आपका 6,000 शेयर। तो और आपने वो 7 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, 6,000 इंटू 7 42,000, 6,000 इंटू 3 18,000, और फुल्ली पेड अप दिया है बीइंग 6,000 शेयर्स रीइशू। खत्म कहानी। अब आ जाओ, अब आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना होता है, पर यहां पर आपने सारे शेयर रीइशू नहीं करे हैं, तो आपको यूनिटरी मेथड थे, पहले 6,000 का आपको बैकअप निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालोगे आप? सर 10,000 शेयरों के ऊपर शेयर फॉरफिट था 80,000, तो 1 पे कितना और 6,000 पे कितना? तो ये आ गया बेटा आपका 48,000, और 48,000 में आपने यूज कितना कर लिया? 18,000। तो आपने 18,000 यूज कर लिया, आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया? 30,000 प्रॉफिट बच गया। दिस प्रॉफिट इज नेचर ऑफ ए कैपिटल प्रॉफिट एंड द कैपिटल प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और तीसरी एंट्री आपको अच्छे से याद होगी, द थर्ड एंट्री इज शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000 being gain on reissue of shares, gain on reissue of share are transferred to कैपिटल रिजर्व। देखिए ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे बेटा। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और जब क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा बेटा, तो आपका 3 मार्कर के सवाल, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, आपको 4 सवाल नहीं, 17, 18, 19, 20 आपके 3 मार्कर के 4 सवाल हो गए, और मैंने चॉइस वाले सवाल भी कर दिए। उसके बाद आपके 21 से 4 मार्कर सवाल शुरू होते हैं, जो हम अगली क्लास में करेंगे। पहले इसे कर लेते हैं। MNOP वर्क पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 30, 20, 10, 40, यानी कि 3:2, 1:4। M decide to retire from the firm and his share acquired by N&O in the ratio of 3:2. Find out the new ratio and gaining ratio। तो देखिए सबसे पहले शॉर्टकट बताना चाहूंगा। ये देखिए आपको सवाल के अंदर गेनिंग रेशियो तो ये मिल गई कि जो M डिसाइड रिटायर एंड एक्वायर बाय N&O इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपकी बेटा गेनिंग रेशियो क्या हो गई? गेनिंग रेशियो हो गई 3:2। अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है, तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने बोला पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है? M रिटायर हो रहा है। इसका शेयर क्या था बेटा? 3/10। मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 20, MNOP, यही सीक्वेंस है MNOP। हाँ जी MNOP 3
214, 3, 2, 1, 4। और आप ये देखिए एम रिटायर हो रहा है, मैंने बोला हमेशा इसके ऊपर गोल अंडा लगा लीजिए 3/10। और इसका जो रेशो लेके शेयर लेके जा रहे हैं वो कौन लेके जा रहे हैं, एन और ओ लेके जा रहे हैं, एन और ओ लेके जा रहे हैं किस रेशो में, 3:2 में। तो गेनिंग रेशो क्या हो गई बेटा, यहां पर डायरेक्ट निकल गई, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू बिटवीन एन एंड ओ डेट इज 3:2। अब आ जाइए, अब आपको न्यू रेशो निकालनी है। अब आप ये देखिए जो 3/10 का 3/5 एन लेके जा रहा है और 3/10 का 2/5 ये ओ लेके जा रहा है। तो बताइए एन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एन न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/10 प्लस 9/50 और ओ का हो जाएगा ओ न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/10 प्लस 6/50 और पी के रेशो में पी का न्यू जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, डेट इज 4/10। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, 50 ये हो गया 10/5, 10 प्लस 9 19/50 ये हो गया 50, 10 5 प्लस 6 11/50 और ये रहेगा 4/10। तो अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, न्यू रेशो आपका आ गया 19:11:20 इज द राइट आंसर। आप इसे भी नोट कर सकते हो बेटा। तो देखिए बेटा आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ, आपके 3 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अगली क्लास में हम 4 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 21 से शुरू होंगे और 2 क्लासेस मेरी ये वाली और अगली वाली लगेगी जिसमें ये पूरा जो मार्किंग स्कीम है वो कंप्लीट हो जाएगी डिटेल में। और उसके साथ मैंने बहुत सारी आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कशन भी करी है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। तो आप ये बताना कि मुझे इतनी लंबी डिस्कशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ बेटा फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।